हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, ये दो हैं। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को करने के लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ। ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, लेट अस कंसिडर इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। इस पर की कोई ब्लॉक जिसका मास m है रखा हुआ है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg नीचे की तरफ है और रिएक्शन फोर्स सरफेस की तरफ से यानी यहाँ से ऊपर की तरफ लगेगा। ये हो गया रिएक्शन फोर्स r। अगर आप इस बॉक्स को इस तरफ पुल करते हैं, अगर आपकी तरफ से लगने वाला फोर्स कैपिटल F है, अप्लाइड फोर्स, तो रिएक्शन यानी कि आपने रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया है तो रिएक्शन कहाँ लगेगा? वो सरफेस पर नीचे की यानी कि ये ब्लॉक और फ्लोर के सरफेस के बीच में लगेगा। इस तरह से सिर्फ फ्रिक्शन की डायरेक्शन लगाए गए फोर्स के अपोजिट होगी, यानी कि इस फोर्स के अपोजिट होगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और रिएक्शन के बीच में एक रिजल्टेंट बनेगा, जिसका नाम हम दे देते हैं आर डैश। आर डैश यहाँ पर क्या है? रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स एंड दिस इज फ्रिक्शन एंड आर इज रिएक्शन received by floor. Clear? Then angle alpha is known as the angle alpha between the resultant of force of friction and resultant and the reaction force is known as the angle of friction, is known as angle of friction। इसको हम बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर हमने इस डायग्राम को कंप्लीट किया है। ये O, A, B और C एक पैरेललोग्राम बना लिया। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लगाते हैं? आप यहाँ पर लगाते हैं tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इस डायग्राम में आप लगाइए, ट्रायंगल ले लीजिए। आप ट्रायंगल का नाम लिखते हैं यहाँ पर OAB, ट्रायंगल OAB, ये आपने ले लिया। तो tan अल्फ़ा इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में लेंथ यानी कि AB अपॉन में बेस यानी कि OA। ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास में? ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है ए बी, तो ऊपर एफ रख देंगे और नीचे बेस जो है वो ओ ए है, इसकी वैल्यू आर के इक्वल है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा एफ अपॉन आर। तो वैल्यू और पुट कर दें, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है? म्यू इंटू आर के अपॉन में आर। तो tan अल्फ़ा इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू tan अल्फ़ा। क्लियर? ये हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो किसी से रिलेटेड है, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज के लिए हम एक इंक्लाइंड प्लेन लेंगे। जैसे कि अभी आपने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया था, जैसा कंसिडर कर लेते हैं एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये इंक्लाइंड प्लेन ए बी सी हॉरिजॉन्टल ए सी से थीटा एंगल बनाता है। यहाँ पर आपने कोई बॉक्स रखा हुआ है जो कि m मास का है, इसलिए इसका वेट ऑफ द बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड mg नीचे की तरफ हो जाएगी। रिएक्शन फोर्स सरफेस से परपेंडिकुलर लगेगा, यानी कि ए बी सरफेस से परपेंडिकुलर रिएक्शन फोर्स लगेगा इस बॉक्स के लिए, तो ये रिएक्शन आर हो जाएगा। अब जो वेट ऑफ द बॉडी है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा पैरेलल टू द सरफेस और एक होगा अपोजिट टू द रिएक्शन फोर्स और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बिकॉज ABC ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है रिएक्शन का, ये एंगल भी थीटा बनाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा वेट का? ये हो जाएगा mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है ना? अगर यहाँ पर पैरेललोग्राम आप कंप्लीट करते हैं तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा? ये कंपोनेंट पैरेलल कंपोनेंट के बराबर होगा mg sin थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा के। बॉडी स्लाइड करेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि बॉडी नीचे की तरफ आ रही है मास m की, तो फ्रिक्शन किधर चला जाएगा? फ्रिक्शन जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट लगाएं तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल्स टू mg sin थीटा और जो रिएक्शन फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। तो आपने क्या करना है? यू विल डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 to 2, यानी कि 1 डिवाइड बाई 2 कर देंगे आप यहाँ पर। तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा? mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा इक्वल्स टू f अपॉन r। मास से मास कट हो जाएगा, तो आपके पास आगे इक्वेशन क्या बचेगी? sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा एंड f अपॉन r इज सेट टू बी म्यू। तो आपके पास म्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? tan थीटा। यानी कि अगर म्यू की वैल्यू हम यहाँ से tan अल्फ़ा रखें और यहाँ से tan थीटा रखें तो कितना आ जाएगा? अल्फ़ा इक्वल्स टू tan थीटा।
अल्फा इक्वल्स टू थीटा, यानी tan अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा, यानी अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा थीटा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिपोज। इसके बाद में ये 2 टॉपिक करने के बाद में, ये बेसिक्स थे, तो हम आते हैं सर्कुलर टर्न पर और चेक करते हैं कि वहाँ पर स्पीड कितनी होनी चाहिए। जैसे कि तो हम टॉपिक करने जा रहे हैं स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन सर्कुलर टर्न। ये हमने कोई रोड का वो पोर्शन ले लिया जिस पर कि सर्कुलर टर्न होता है, जैसे कि हाईवे पर देख सकते हैं, या फिर आप किसी रोड पर इस तरह के सर्कुलर टर्न को देख सकते हैं। बाद में ऐसा हो सकता है ये सर्कुलर टर्न जो है एकदम स्ट्रेट हो जाए। तो अब हम यहाँ पर किसी व्हीकल को कंसीडर करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, ये टायर्स को कंसीडर कर लिया किसी व्हीकल के, ये टायर्स हैं, ठीक है, और बाकी लोड इस व्हीकल पर ही होगा। तो इसके मेन पॉइंट को हमने ले लिया है, कंसीडर कर लेते हैं। ये जो व्हीकल है उसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट पर वेट ऑफ द बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, जस्ट उसके अपोजिट रिएक्शन फोर्स आर होगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि जब आप सर्कुलर टर्न पर आ रहे होंगे तो बॉडी की तरफ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अंदर की तरफ हो जाएगा। यानी कि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स तो अंदर की तरफ लगेगा, लेकिन गाड़ी की तरफ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन फोर्स है वो R इक्वल्स टू बैलेंस्ड है mg से, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज़ बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि mb स्क्वायर अपॉन r। अगर इस सर्कुलर टर्न की रेडियस r हो, यानी कि जो सर्कुलर टर्न है इसकी रेडियस अगर हम r ले लेते हैं तो r रेडियस हो जाएगी, v इस व्हीकल की स्पीड हो जाएगी जो किसी एक डायरेक्शन में इस तरह से जा रहा है। ये 2 इक्वेशन हमारे पास हैं 1 और 2। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम 2 डिवाइड बाय 1 कर देते हैं। जब आप 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन m इंटू जी इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन रिएक्शन। तो m से m यहाँ से कट हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू f अपॉन r इज सेट टू बी म्यू। तो आपके पास v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, म्यू इंटू आर इंटू जी अंडर रूट। यानी कि ये वो कंडीशन है v इक्वल्स टू कि किसी व्हीकल के लिए जो टायर हैं और जो रोड है उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हो जाएगा, और उस रोड पर सर्कुलर टर्न की रेडियस अगर r हो और ग्रेविटी g, इन तीनों की वैल्यू हो, तो आपको उस सर्कुलर टर्न पर अवेलेबल जो मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और ये भी पता कर सकते हैं कि कोई व्हीकल इस स्पीड के अकॉर्डिंग स्लिप होगा या नहीं होगा। ये तो केस है नॉर्मल, जिसमें कि जो रोड है वो हमने एकदम प्लेन रोड लिया है। एक रोड इस तरह से होते हैं जो कि इंक्लाइन उठे रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बैंक रोड। तो उस पर आप पता करते हैं स्पीड ऑफ व्हीकल कितनी होगी। तो करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, हम स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन बैंक रोड। बैंक रोड सर्कुलर टर्न पे ही के रोड होते हैं, बट ये स्लाइटली इस तरीके से थोड़े से उठा दिए जाते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं होता है इनका। इनको हम क्या करते हैं कि सड़क के एक किनारे से, यानी रोड के एक पॉइंट से रोड को हम दूसरी तरफ हल्का सा उठा देते हैं, इंक्लाइन रोड कर देते हैं। जैसे कि फार्मूला 1 रेस के, बाइक रेस के जो ट्रैक्स होते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि आप मान लेते हैं कि ये जो रोड को उठाया गया है हॉरिजॉन्टल सरफेस से, वो थीटा एंगल पर उठाया गया है, और यहाँ पर आप किस तरीके से व्हीकल है कोई। अब ये व्हीकल्स के हमने टायर ले लिए हैं इस जगह पर। इन टायर्स को जो इनका सेंटर है वो यहाँ पर है, तो इस तरीके से वेट ऑफ द बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड होगी m इंटू जी, और जो रिएक्शन फोर्स है वो सरफेस की तरफ से, यानी कि यहाँ से परपेंडिकुलर लगेगा। हमने इसका नाम r दे दिया। इस तरीके से जो रिएक्शन r के कंपोनेंट हैं वो विद रिस्पेक्ट टू g कितने हो जाएंगे, इस तरह से आप वेट mg के एंटी पैरेलल एक कंपोनेंट r का लेते हैं, बिकॉज दिस एंगल्स थीटा। तो r और जो वेट का अपोजिट कंपोनेंट है इसके बीच में एंगल थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स r का कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पर, एक यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है टू द फ्रॉम द वेट, ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका r cos थीटा, और जो पैरेलल कंपोनेंट है सरफेस के, यानी इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल जो कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका r sin थीटा, ठीक है। पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप समझ सकते हैं। तो वेट के अपोजिट कंपोनेंट कौन सा हो गया, r cos थीटा, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट हो गया r sin थीटा। इसके साथ में जब आप किसी सर्कुलर टर्न पर इस तरह से व्हीकल को ला रहे होंगे तो वो स्लाइटली बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, यानी इसका खुद का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ, और रिएक्शन किधर लगेगा, अंदर की तरफ। तो ये रिएक्शन फोर्स हो जाता है। रिएक्शन फोर्स को इस तरह से हम दिखा देते हैं यहाँ पर, ये रिएक्शन फोर्स स्मॉल f हो गया। तो अगर आप यहाँ पर इधर देखें और इधर देखें, यानी कि ये वाला जो एंगल है इस जगह पर, यहाँ पर मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए इस तरफ, ये हो गया रिएक्शन फोर्स इस पॉइंट से लगने वाला,
और ये हो गया वेट ऑफ द बॉडी m/g इस पॉइंट से। तो इसी पॉइंट पर एक कंपोनेंट क्या होगा फ्रिक्शन का, एक हो जाएगा इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल और एक हो जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेट। तो अगर आप यहाँ पर देखें इस जगह पर और यहाँ पर, अगर मैं कंपोनेंट एक यहाँ बना देता हूँ इस तरफ, तो ये जो एंगल है दिस एंगल विल बी थीटा, ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। अगर आप इसको कम्प्लीटली समझें तो ऐसे देख सकते हैं। देखिए ये हो गया थीटा एंगल, ये वाला, क्लियर। इसका नाम यहाँ पर दे देता हूँ एल, एम और एन। ये हो गया एल पोर्सन, ये एम पोर्सन और ये एन पोर्सन। तो ये आपके कौन से एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल, ये वाला और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर लगने वाला एंगल थीटा। तो यहाँ पर जो पैरेलल कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल सरफेस के, दिस विल इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, और जो कंपोनेंट वेट की डायरेक्शन में लगेगा ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, और ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमने सारे कंपोनेंट लिख लिए हैं, ये एफ साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में आप क्या करते हैं, जैसे एक बार आप जूम करके देख लें जैसे कि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए ये व्हीकल्स के टायर हैं, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का पैरेलल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल सरफेस के एफ कॉस थीटा, ये कंपोनेंट फ्रिक्शन का एफ साइन थीटा जो कि डायरेक्शन ऑफ वेट है, बाकी ये रिएक्शन फोर्स के कंपोनेंट है आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं और देखते हैं कौन सा फोर्स किससे बैलेंस्ड है। तो फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बैलेंस्ड है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हमारा जो आर साइन थीटा, आर कॉस एफ कॉस थीटा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो आप लिखेंगे फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम से आपके पास क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ सी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर आप इसे लिख सकते हैं आर साइन थीटा और एफ़ की वैल्यू म्यू इंटू आर पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू एम बी स्क्वेयर अपॉन आर। आप यहाँ से स्मॉल आर को कॉमन ले सकते हैं, सॉरी कैपिटल आर को कॉमन ले सकते हैं आप यहाँ पर, तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और आपके पास इधर बचेगा एम बी स्क्वेयर अपॉन आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दीजिए इसे। इसके बाद में ये हमने ये दोनों कंपोनेंट ले लिए। अब ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गए हमारे, आर साइन थीटा एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ सी। अब आते हैं वर्टिकल कंपोनेंट पर। वर्टिकल कंपोनेंट कौन कौन से हैं हमारे, इस पॉइंट से एक तो आर कॉस थीटा, ये किससे बैलेंस्ड है, एफ साइन थीटा और एम जी से। तो आप क्या लिख देंगे, एफ साइन थीटा प्लस वेट ऑफ द बॉडी इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, या आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर एम जी को इधर ले जाइए और कॉस थीटा को इधर ले आइए और एफ की जगह म्यू इंटू आर लिख दें। तो म्यू इंटू आर साइन थीटा प्लस इधर माइनस कर दीजिए इसे, माइनस का आर कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस का वेट एम इंटू जी, ठीक है। आप चाहें तो साइन चेंज कर सकते हैं, यानी कि आर कॉस थीटा इधर आ जाएगा, तो आर कॉस थीटा और माइनस का म्यू इंटू आर साइन थीटा इक्वल्स टू एम इंटू जी, ठीक है। तो अब आपके पास ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2 कर दें, बाय 1 डिवाइड बाय 2, वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। तो आपके पास आ जाएगा इधर आंसर एम बी स्क्वेयर अपॉन रेडियस आर। इसके बाद में यहाँ पर आर कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा अंदर साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन में यहाँ से भी आर कॉमन ले लीजिए, तो आर कॉस थीटा प्लस सॉरी माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है। आर से आर कट जाए, अगली इक्वेशन से आप तो यहाँ से कॉस कॉमन ले लें, तो आपका आंसर tan थीटा में आ जाएगा। तो आपके पास अब क्या बचेगा, यहाँ पर वी आर को इधर पुट कर देते हैं, साथ के साथ यहाँ पर जब हमने इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय 2 किए तो अपॉन में एम जी से भी डिवाइड कर देते हैं, तो मास से मास यहाँ कट जाएगा। तो आपके पास में नेक्स्ट लाइन से आंसर आ जाएगा वी स्क्वेयर अपॉन आर जी इक्वल्स टू, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, ऊपर से कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस म्यू, और कॉस थीटा आप ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पर कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा आपने कॉमन ले लिया है तो ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा tan थीटा। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दीजिए यहाँ पर, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा इस जगह v इक्वल्स टू अंडर रूट में ये हो जाएगा r इंटू जी की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी r इंटू जी, तो ये हो जाएगा म्यू प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस म्यू tan थीटा।
ये आपकी इक्वेशन आ गई। अगर आपके पास में एंगल ऑफ रिपोज थीटा की वैल्यू है, रेडियस ऑफ पाथ r है, इसके अलावा आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जी इन सब की वैल्यू है, तो आप ऐसे सर्कुलर टर्न पर रिक्वायर्ड स्पीड पता कर सकते हैं कितनी होगी। आप ही पता कर सकते हैं अगर स्पीड कोई व्हीकल किसी स्पीड से चल रहा है तो वो इन सब कंडीशन पर स्लिप होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो में हमने यहाँ तक किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल को हैंडल करना सीखेंगे, किस तरह से कंपोनेंट मेथड से फ्री बॉडी डायग्राम से हम चैप्टर लॉज ऑफ मोशन की न्यूमेरिकल्स को डील कर सकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।